वास्तुशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो बताता है कि हमारे घर में जो चीज़ें हैं, जो रंग हैं, जो दिशाएं हैं, उनका क्या महत्व है, हमारे जीवन में उनका क्या महत्व है। और ये एक ऐसा विषय है जिसे कई बार लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और जब वो परेशानियों से निकलते हैं या फिर उनके कोई काम अटकते हैं या घर में कोई अनहोनी होती है या कहते हैं कि अच्छे से नींद नहीं आती, चैन नहीं है, और हम लोग इन सब चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, पर इनकी जो नब्ज़ है, जो एक्चुअल इन सब का कारण है, उसे नहीं पकड़ पाते। और वो घर से ही शुरू होता है, वो दिशाओं से शुरू होता है, वो आपकी बैठने उठने के तरीके से शुरू होता है, और वास्तुशास्त्र इसी का ज्ञान देता है। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आज बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सुन के जाने वाली हूँ, सीख के जाने वाली हूँ। वास्तुशास्त्र की इस बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट में हमारे साथ आज ज्वाइन किया है चैतन्य स्वामी जी ने। आपको सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं स्वामी जी यहाँ पे हमारे शो पे। और ये वास्तुशास्त्र की बात हो रही है तो मैं स्वामी जी के बारे में आपको और बताऊं कि इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इसमें, और ये हमारी करतल रेखाएं, जो हमारा हाथ होता है उसकी रेखाएं देखकर घर का वास्तु बता देते हैं। इनफैक्ट वास्तु में आपकी क्या गड़बड़ है, आपके घर में कहाँ कौन सी परेशानी है, क्या चीज़ बदलाव करनी चाहिए कि आपके घर में सब अच्छा हो जाए, ये तक स्वामी जी बता देते हैं। तो स्वामी जी ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ है, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान जा नहीं सकता या आप तक नहीं पहुंच सकता, आप उस तक पहुंच जाते हैं सिर्फ हस्त रेखा देखकर, मतलब करतल रेखाएं देखकर। सो ये जो आपका सबसे पहले पूछती हूँ कि ये जो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इसकी क्या कहानी हुई? सबसे पहले तो आप सबको प्रणाम, ओम हरिओम, जय गजानन। ओम हरिओम। और जूही जी, आपका अनेकानेक आभार कि आप इस प्रसंग के बहुत बड़ी मतलब हिस्सेदार हैं कि एक आम व्यक्ति तक ये बात पहुंच रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तक किसी को बताया नहीं, जहाँ पॉपुलर नहीं हुआ है विषय जी। पर वास्तु का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा है, और इससे मतलब घर घर जाने की आवश्यकता नहीं है जी। व्यक्ति स्वयं चल के जा सकता है, या उसकी हाथ की प्रिंट से या उसके पाम से जो है करतल से हम बता सकते हैं जी। तो आप अभी क्या प्रश्न कर रहे थे मुझसे? जी, मैं यही पूछ रही थी कि इसकी कहानी कैसे शुरू हुई, मतलब ये कैसे आपने सोचा, कहीं ना कहीं एक बीज मस्तिष्क में बोया होगा आपने कि कैसे कर सकते हैं ये, तो ये एक यूनिक तरीका कैसे निकाला? इसका संपूर्ण श्रेय जो है हमारे गुरुजी को है, जो गजानन महाराज शेगांव वाले हैं महाराष्ट्र के। वो समाधिस्थ हो गए 110 साल से, और उनकी कृपा, बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, और उनकी प्रेरणा से, उनकी आज्ञा से, उनके ही मार्गदर्शन में अभ्यास किया गया है, उन्होंने करवाया है। तो उन्होंने कुछ प्राचीन ऋषि मुनियों की जो पुरानी परंपरा है उसको आभास कराया, और उनका एक ही था कहना कि पिंड पिंड ब्रह्मांड जी, कि हर पिंड में ब्रह्मांड है, हर चीज में यूनिवर्स पूरा बसा हुआ है, बस आपको शोधन करते आना चाहिए जी। तो यदि वास्तु है तो आपके करतल में भी उस वास्तु का कहने का उल्लेख मिलता है, अगर आप उसको समझते हैं, रेखाओं को, उन चिन्हों को पढ़ पाते हैं तो जी। तो उन्होंने जैसे जैसे मार्गदर्शन किया, क्योंकि इसकी कोई किताब नहीं अभी तक मेरे पास आई है, बिल्कुल बिल्कुल, बस गुरुजी के मार्गदर्शन में किताब लिखना चल रहा है, मतलब जारी है उसका लिखना। तो वो जो किताब बनेगी वो शायद प्रथम ऐसी पुस्तक होगी जो करतल से वास्तु बताएगी। क्या बात है, मतलब इंसान के घर तक आपको जाने की जरूरत नहीं है, या उसके अगर वो कहीं दूर रहता है तो भी नहीं, वो अगर अपने करतल रेखाएं या वो खुद आकर आपको ये अपना हाथ दिखाता है तो आप उसके घर के वास्तु के सारी हिस्ट्री सिविक्स बता सकते हैं, मतलब कि अभी किस घर में रह रहे हैं, पुराना घर कौन सा था, अब आने वाले का क्या है। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा चीज कवर हो जाती है, बहुत बड़ी बात कवर हो जाती है। और साथ साथ न केवल उनका अपितु उनके रिश्तेदारों का, जो खून रक्त संबंधी है, जैसे माता पिता है या भाई बहन है। अच्छा। तो जैसे कई बार क्या होता है कि व्यक्ति रहता कहीं और है, जॉब के लिए, धंधे के लिए कहीं और सेटल हो गए, पैतृक जमीन कहीं और है, बोले साहब आपकी पैतृक जमीन है, वहाँ पे कुआं बना हुआ है, गलत है, या वहाँ झाड़ है अच्छा है, उसके कारण आपको इफेक्ट पड़ रहा है या आपको तकलीफ हो रही है, तो वो देख सकते हैं। क्या बात है, वास्तुशास्त्र की बात हो रही है, और स्वामी जी से बहुत सारी आज चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें जितना ज्ञान है वो ये है कि ये चीज़ सही है, गलत है, और बहुत ही सतही ज्ञान है। हमने जितना पढ़ा है, या हम कई लोगों से बात करते हैं, जो आता है वो नया ज्ञान दे देता है। घर में कोई आए तो बोले अरे तुम ये नहीं जानते हो क्या, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर एक जो
ज़रूरी ज्ञान है, वो तो एक जो विशेषकर है उस फील्ड का, वही बता सकते हैं हमें। तो स्वामी जी, सबसे पहले अब इसके बाद आप ये बताएं कि आप वास्तु से जुड़े हैं, पर वास्तु का हमारे जीवन में कितना महत्व है और ये कितना हमारे जीवन को अफेक्ट करता है? आप अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि ऑक्सीजन के हमारे लिए क्या महत्व है। जी, मतलब जी नहीं सकते हम उसके बिना। जी, क्यों कि अगर आप जीवन जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो रह रहे हैं, चाहे झाड़ पे रह रहे हो मचान बना के, चाहे जमीन में गुफा खोद के रह रहे हो, चाहे एक झोपड़ा बना के रह रहे हो, कहीं ना कहीं रह तो रहे हैं। और जहाँ वास्तव में है वही वास्तु है। बिल्कुल सही। तो उस वास्तु के अंदर आपका जीवन मरण पूरा आ जाता है। जीवन मरण सारी जो जरूरी चीजें, जो मुख्य आयाम होते हैं, एक जन्म लेना, एक परण मतलब शादी करना, पढ़ना जिसको बोलते हैं, और मरण मतलब मृत्यु को प्राप्त होना, तीनों ही गति जो है जीवन की उससे संबंधित होती है। तो इसलिए ये तो बिल्कुल जीवन का पर्याय है, सॉरी जीवन का पूरक है ये, इसके बिना जीवन ही नहीं हो पाएगा। जी। इसलिए वास्तु को अगर हम सोचें कि कहाँ किसी लेवल पे जाके काउंट करें तो ये तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। जी, पर महत्वपूर्ण बहुत है। हाँ। हमारा जीवन चल रहा है इसकी वजह से, और जो चल रहा है उसमें अगर हम परिवर्तन करते हैं तो वो और अच्छे से चलने लग जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि ठीक है इससे क्या फर्क पड़ेगा, पर एक छोटी छोटी सी चीज़ों से अगर आप बदलाव करते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव सामने आता है। और वो स्वामी जी हमें बताएंगे। स्वामी जी, ये वास्तु में किन किन चीज़ों का महत्व खास तौर पे बताया गया है? देखिए, वास्तु में मैं बताया ब्रह्मांड में पंच महाभूत है जी, तो ये पंच महाभूत का ही महत्व है। ये पंच महाभूत का स्थान नियत है, कहाँ पे क्या होना चाहिए, वो जहाँ जैसा रहता है। जैसे हवा तो सब दूर रहती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, पृथ्वी अपनी जगह पे है, आकाश अपनी जगह पे है, तो तीन तो चले गए, पांच बचे दो, जल और अग्नि, जो कि मूवेबल है। मतलब हवा तो सब दूर रहती है, लेकिन जल अग्नि मूवेबल है, इनको आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे कहीं कुआं खोदना है नहीं खोदना है, कहाँ भट्टी लगाना, अग्नि लगा नहीं लगाना, तो ये चीजें हम हमारे हिसाब से आगे पीछे ट्रांसफर कर सकते हैं। और इन्हीं का खास महत्व बताया, इनका बैलेंस ही सब कुछ बिगाड़ता है। अगर ये सही जगह पे सही वस्तु, अग्नि की जगह अग्नि होगी, जल की जगह जल होगा, तो निश्चित तौर पर जो है वास्तु बहुत कुछ शुद्ध होगा। फिर एक तरफ होता है वजन, एक तरफ होता है हल्कापन। वजन कहाँ रखना है, हल्का कहाँ रखना है, उसके आधार पर भी वास्तु निर्भर करता है। और दिशाएं भी बताती। जैसे मान लो एक तरफ बहुत बड़ा वजन रख दिया, पहाड़ जैसे घर के सामने हो, तो अगर आप रहोगे तो पहाड़ अगर घर के सामने है तो उलाल ही हो जाएगा व्यक्ति, और वही पहाड़ घर के पीछे होगा, बैक साइड होगा, तो सपोर्ट हो जाएगा। क्या बात है। और ये हम कभी सोचते नहीं है, ये हम तो सोचते हैं अच्छा है दिखने में, अरे ये जगह अच्छी है। इनके कई उदाहरण बरसों से हम कर रहे हैं, 25-30 साल हो गए जी। आपको बोल छोटा बताता हूँ, ये अपना हरियाली ढाबा है जी, उज्जैन रोड पे पड़ता था, जो जेल का जो नया जेल बना है उज्जैन रोड पे, पहले जेल के पहले वो ढाबा उस तरफ था, उस पहाड़ उसके पीछे आ रहा था। तब बहुत चला और जैसे उन्हें जेल बनने को आज प्रशासन आया, उन्होंने उसको शिफ्ट किया और सामने गए, वो बर्बाद हो गया। आज ढाबे के पिल्लर टूटे पड़े वहाँ पे, जमीन पे बाकी कुछ नहीं है, टोटली रूइंड, मतलब पूरा बर्बाद। तो क्या कि पहाड़ पीछे था तो तरक्की थी, बहुत बड़ा साथी था, और सामने आया तो वही पहाड़ ऑब्स्टेकल बन गया, संकट बन गया जी। सही कहा आपने। तो ऐसे वजन का फर्क पड़ता है, वजन कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, जल कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। जल कहाँ होना चाहिए स्वामी जी? जल वैसे सभी दूर चलता है, पर विशेष करके पूर्व, उत्तर और पश्चिम 3 दिशाएं हैं। इन 3 दिशाओं में, और इन 3 दिशाओं के कोने जो है पूर्व उत्तर कोना और उत्तर पश्चिम कोना, वायव्य कोण और ईशान्य कोण, यहाँ जल चलता है जी। बाकी नैऋत्य कोण और अगले कोण में जल नहीं होना चाहिए, दक्षिण दिशा में जल नहीं होना चाहिए। और अग्नि और जल का सामंजस्य कैसे बिठाना चाहिए? अग्नि और जल का सामंजस्य बिठा सकते हैं, जहाँ जल है वहाँ अग्नि नहीं हो, मतलब उसको थोड़ा दूर रखें, थोड़ा दूर। किचन में भी अगर है तो अग्नि कोण में अगर आप अग्नि जलाते हैं तो ईशान कोण जो होता है उसी लाइन में एक दूसरा कोना ईशान का होता है, पूर्व और उत्तर कोना, वहाँ जल का निवास करें, वहाँ पानी रखे, टेप लगाए, नल का अंडा रखे या फ्रीज रखे, जो भी रखना हो रख सकते हैं आप जी। ईशान कोण में जल रखना अच्छा होता है। जबकि आप बोलेंगे कि फ्रीज तो अगले इलेक्ट्रिक का सामान है, लाइट का, तो अगले कोण में जाना चाहिए, लेकिन उसमें रहने वाली चीज तो ठंडी है ना, बर्फ है ना, पानी है, इसलिए उसको ईशान कोण में रखना चाहिए जी। और ईशान कोण के मैंने और भी बहुत सारे अच्छे महत्व देखे हैं स्वामी जी के। ईशान कोण में पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है। ईशान कोण में अगर आप कोई अपना कार्य करते हैं तो वो बहुत जल्दी होता है, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन उधर बहुत अच्छा बनता है। उसका पीछे क्या वास्तु
पुरुष जो होता है उसका जो सोया हुआ है वो ईशान से नैऋत्य की ओर, मतलब नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से साउथ वेस्ट कॉर्नर तक सोया हुआ है। उसका सिर जो तो ईशान कोण में आता है जी। और जब वहाँ पानी होता है, जब वहाँ पानी होगा मतलब ऑब्वियसली ऑक्सीजन ज्यादा होगी, और जब ऑक्सीजन ज्यादा होगी सिर के अंदर तो आपके सिर की जो तंतु है बहुत ज्यादा चलेंगे। नर्वस जो आपका जो होगा आपका जो मस्तिष्क का जो अंदर की जो प्रतिक्रिया है अच्छी होगी कि जीवन में शरीर में अगर ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छा है तो न सूजन आएगी शरीर पे, ना आपकी मेमोरी लॉस होगी, ना आपको बीपी बढ़ेगा घटेगा, ना आपको कोई मतलब निराशा होगी। आप हमेशा हंसमुख स्वस्थ और सुंदर रहेंगे, इवन चेहरे की झुर्रियां भी नहीं रहेंगी जी। आप 10-15 साल युवा ही दिखेंगे अपनी उम्र से। ये ऑक्सीजन का महत्व है। जो वास्तु पुरुष का सिर ही ईशान में है, अगर वहाँ ईशान में ऑक्सीजन रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, अच्छा रखेंगे, वजन कम रखेंगे, उसका सिर हल्का रहेगा तो आपका सिर हल्का रहेगा। अगर आपने वहाँ अटारा रख दिया, वजन रख दिया, वो लेटबाद बना दिया, गंदी चीजें रख दी, क्योंकि उसको ईश्वर का स्थान बताया ईशान को, वहाँ गंदगी रखेंगे, लेटरिन बाथरूम बनाएंगे तो हमारे बच्चे कैसे सुखी हो सकते हैं। बिल्कुल सही। और आपके सिर पे भी कर्जा होगा, वजन बढ़ेगा, आप नाना प्रकार के विचार में गिरेंगे तो बीमारी आएंगी, वो बीमारी आएगी। मतलब एक छोटी सी चीज से कितना, जैसे कई बार हमने देखा है कि ईशान कोण में एक अलमारी रख दी है और कचरे की अलमारी है, मतलब उसमें पुरानी कपड़े और ये सब रखे हुए हैं, उसको अलमारी को हटाया और जीवन में बहुत सकारात्मक ऊर्जा आ गई। तो ये एक बहुत छोटी, कहने के लिए बहुत छोटी सी चीज है कि उसका सिर्फ स्थान परिवर्तन किया वहां से, पर उस स्थान को वहां से क्लियर करने से एक बहुत बड़ा 61 प्रकार के देवता, 64 प्रकार के देवता वास्तु शास्त्र में बताए गए। जो प्रसाद वास्तु होता है मंदिरों का अलग होता है, घर का अलग होता है। वो जो 61 देवता है उन देवताओं में सब प्रकार रज तम और सत तीनों गुण के देवता आ गए, राजसी देवता, तामसी और सात्विक। और सबके इवन आपके लेट बाथ में भी देवता बैठे हुए हैं, आपके बेडरूम में भी देवता बैठे हैं, आपके ड्राइंग रूम में भी है, आपके अग्नि किचन में भी है, आंगन में भी, सब जगह देवता बैठे हुए हैं। तो उनकी पूजा की जाए। वास्तु जो पूजा होती है वो क्या होती है, वो यही तो होती है, मंडल बनते हैं, उनका छोटा मॉडल बनता है, उसमें सब देवताएं स्थापित करते हैं, उनकी सबकी पूजा होती है, उनको आहुति देते हैं। किसी को घी की लगती है, किसी तिल की लगती है, किसी को चावल की लगती है, कि दूध भात की लगती है, किसी को दही और बलिदान देते हैं, चौराहे पे जाके रख के आते हैं, उतारा करते हैं पूरे घर का, उसमें क्षेत्रपाल बलि होती है, उसमें दही और उड़द और गुलाल डाल के अगरबत्ती लगा के देखना, उतारा करके लेके जाते हैं। कोई लेबर क्लास जो होता है वो लेके रख के आता है चौराहे पे, बोल देखना पलट के बोले छोड़ के आ जाओ उसको। तो इसका अर्थ ये होता है कि वहाँ जो अब तक नेगेटिव एनर्जी जो थी, नकारात्मक ऊर्जा थी, चाहे भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, शाकिनी हो, डाकिनी हो, जो भी दृश्य अदृश्य जो नेगेटिव एनर्जी थी, उन सबसे प्रार्थना करके, उनको संतुष्ट करके, उनको खिला पिला के कि भैया ये उतारा लो और यहाँ से जाओ और कहीं और जगह जहाँ आपको लगे वहाँ जाओ जी। ये वास्तु का पूजन का महत्व है। लोग क्या करते हैं, फ्लैट ले लिया, सत्यान करा, कन्या जमा दी, बोला हाँ पंडित जी बोला कन्या जमा, तो हम चले गए रहने के लिए। जो पर्टिकुलर जो वहाँ बैठे हुए हैं उनका नैवेद्य मिला ही नहीं। किसी को नॉनवेज लगता है, किसी को वेज लगता है, कोई तामसी है, कोई राजसी है, कोई सात्विक है। तो ये शहद है, उड़द है, ये जो है ये मांस के रूप में आता है। उड़द जो होता है शहद मदिरा के रूप में आता है, मतलब उसका सब्स्टिट्यूट है हमारे धर्मों में। बोलते हैं काले का को धार देते हैं, शहद दे दिया अपन ने, या काले उड़द दे दिए, दही दे दिया। तो ये जो है उनसे उनकी तृप्ति होती है, जिसको जो चाहिए वो ले लो, तृप्त हो जाओ और यहाँ को छोड़ के जाओ। मतलब हम यहाँ रहने आने वाले हैं तो गलत चीज नहीं हो, एक। दूसरा, उस वास्तु में जो लकड़ी वापरी गई है झाड़ों की, वहाँ कोई हवा बैठी हो, वहाँ कोई प्रकार की कोई गलत घटना हुई हो, या उस झाड़ में किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम हो, कोई अदृश्य शक्ति हो, उसके निवारण के लिए भी। अच्छा, जो लकड़ी यूज हुई है घर में, हाँ क्या बात है, जो गेट वगैरह में। यस यस यस। अच्छा, इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट। जो उसके अंदर जो पत्थर लगे हो, जिस पहाड़ से आए, जिस जमीन से आए, मुझे पता नहीं, कहीं किसी ने सेकंड खिड़की लाके लगा दी उस घर में, सेकंड घर में मर्डर हुआ हो, कोई आत्महत्या करी हो, किसी ने उसी रूम में गई हो और वही खिड़की हो। मतलब बहुत कुछ है, हम तो सोचते ही नहीं है, हम तो बस देख लेते हैं कि अच्छा दिख रहा है कर लेते हैं, उसके बाद उसमें शिफ्ट कर लेते हैं और हाँ ज्यादा एक पूजा करा लेते हैं। वास्तु शांति पूजा अत्यंत अनिवार्य, अगर आप चाहते हैं। सबसे बड़ी वास्तु शांति कराई तो बहुत कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और एक दूसरा होता है वास्तु कलश। ये अगर आपने स्थापित कर दिया विधि विधान से, सर्व औषधि के साथ मिला के, पंचरत्न और सप्तमृत्तिका, वो जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं वो कर सकते हैं, वो अगर आपने करवा दिया तो आपकी 50-60% प्रॉब्लम वास्तु का कलश। ये वो चीजें हैं जिनके करने से हमारा वास्तु का अगर कोई दोष है भी तो वो निवारण हो जाता है उसका जी। ऐसे और कोई एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं पंडित जी? कई बार घर को तोड़ना या घर में से कोई चीज हटाना या उसको थोड़ा डिफरेंट करना, उसको तोड़ के सही करना, ये एक डिफिकल्ट प्रोसेस है कुछ। हाँ, तो क्या होता है, ईशान कोण आप ईशान कोण तो लेते हैं, ईशान कोण दबा हुआ है, मान लो चढ़ाव बन गया ईशान कोण में जी, दब गया, अब उसको खोलना है, चढ़ाव तोड़ना पड़ेगा, चढ़ाव नहीं तोड़ सकते तो उस कोने में 2 आईने लगा देते हैं ऐसे, जिससे कि वो आईना
आईने से बढ़ जाती जगह। अच्छा। तो कोना और आगे बढ़ जाता है, मतलब प्रतिबिंब दिखता है तो बढ़ जाता है, तो वो ईशान कोण का सब्स्टिट्यूट हो जाता है। वरना चढ़ाओ तोड़ो फिर आप जी नहीं जोड़ पा रहे तो आईने लगा के उसको बढ़ाना, पिरामिड से हो जाती है, पिरामिड से हो जाता है, उससे नेगेटिव एनर्जी उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। और फिर आपने कलश तो कहा ही, वास्तु कलश से बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं। दिशाओं का ज्ञान बताया अभी स्वामी जी ने, रंगों का जैसे सिंपल सी बात है, बहुत से बच्चियां होती हैं, इनके विवाह नहीं हो रहे हैं, विवाह लायक बच्चियां, बोले बहुत परेशान हो गए, सब पंडित शादी नहीं हो रही, लड़के आ रहे हैं देख रहे हैं वगैरह, उनकी समस्या बहुत बड़ी होती है। वास्तु में बहुत सुंदर उपाय है उसका। अच्छा। अगर आप पश्चिम और उत्तर का कोना जो होता है वहाँ अगर उस कन्या को शयन करवाए, वहाँ अगर वो रहती है तो बहुत जल्दी इसका विवाह होता है। पश्चिम और उत्तर का कोना, वायव्य कोण, क्योंकि वायव्य कोण की विशेषता है कि वहाँ जो भी वस्तु रहेगी वो हवा हो जाएगी, वहाँ से चली जाएगी। अच्छा। अगर दुकानदार है, किसी को कोई चीज बिक नहीं रही है, कोई कुछ उसका आइटम बिक नहीं रहा है, अगर उस कोने में रखेगा तो धड़ाधड़ बिकेगा वो। क्या बात है, पश्चिम और उत्तर। हाँ, लेकिन अगर गलती हाँ, अगर आपने घर में रहते हैं और अगर आपने गलती से दवाइयाँ रखना चालू कर दी तो दवाइयाँ बहुत जल्दी खत्म होंगी। और बाम रखा तो आपको रोज सर दर्द होगा, रोज पेट दर्द होगा, रोज बाम वापरने जाएगा, मतलब वहाँ जो रहेगा वो जल्दी जल्दी जाएगा। तो वहाँ तो धंधे के हिसाब से वो जगह बेचने की वस्तुएं रखने के लिए, घर में अगर कोई लड़की की शादी हो उसके लिए, और सबसे बेस्ट गेस्ट रूम है वो, ताकि मेहमान आए 4 रोज रुके चले जाए। ये तो बहुत ही अच्छा कहा स्वामी जी ने कि जो मेहमान नवाजी से परेशान है वो गेस्ट रूम ऐसी जगह बनवाए। स्वामी जी, आपने इतने सालों में इतने सारे घरों को बदला होगा, उनके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत आपने डाला होगा, वास्तु के थ्रू उनको बहुत सारी चीजें समझाई होगी, उन्होंने समझी होगी। आज मेरा घर ठीक हो गया वास्तु के हिसाब से, पर क्या थोड़े साल बाद या थोड़े समय बाद मुझे वापस से समझना है कि कुछ अगर और, क्योंकि चीज़ें भी घर में आती हैं और कई बार बहुत सारी ऐसी, जैसे आपने कहा कि ऐसी भी चीज़ें आ सकती हैं घर में जो कहीं और से हैं और उनकी जो हिस्ट्री है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो क्या ये वास्तु का जो पूजा है या ये वास्तु का जो हम निवारण करते हैं, ये क्या कुछ कुछ समय में कराते रहना चाहिए? हाँ, ऑब्वियसली बहुत ही बढ़िया और बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, क्योंकि हम एक्चुअल क्या होता है कि हम हर व्यक्ति की एक ख्वाहिश है कि वो सब कुछ पाना चाहता है जी, लेकिन क्या होता है कि पॉकेट परमिट नहीं कर पाता, परिस्थितियां ऐसी होती नहीं है। अब कार खरीदना है साहब, तो 10 लाख की कार कौन खरीदेगा? काम करो सेकंड हैंड ले लो, ये अच्छी गाड़ी मिल जाए तो 6 लाख 7 लाख 5 लाख जो कुछ भी इसकी रकम होगी। अब वो गाड़ी अच्छी कंडीशन की ले तो आए, वो उस गाड़ी में क्या क्या घटनाएं घटी है, उसमें किसका मर्डर हुआ है, किसका रेप हुआ है, कहाँ एक्सीडेंट हुआ है, या कहाँ क्या गलत डील उस गाड़ी में हुई है, हम नहीं जानते। तो वो गाड़ी जब घर में आती है, या मान लो उस गाड़ी का ऑनर है जो उसको बहुत पसंद करता था और वो एक्सपायर हो गया किसी कारण से, या वो कोमा में पड़ा है, उसकी इच्छा उस गाड़ी में लगी रही समझो, और आप लेके आ गए, तो वो गाड़ी कभी सक्सेस होगी नहीं, वो तकलीफ देगी। और फिर या तो रोज गैरेज पे खड़ी होगी, या फिर कहीं होगी, या आपके हाथ से कुछ गलत ऐसी घटना घट जाएगी कि थाने जाके खड़ी हो जाएगी जी। तो ऐसे टाइम पे हमको ये जो वास्तु का जो है, इसको जैसे हम LIC या किसी प्रीमियम भरते हैं वैसे 6 महीने साल 1.5 साल में एक बार, क्योंकि क्या 1.5 साल में अगर कोई चीज आई होगी घर में, मालूम पड़ जाएगा उसका हो रहा क्या है क्या नहीं। वही सवाल था कि वो लोग क्या एक बार करा के एकदम वो जाते हैं निश्चिंत कि हमने तो करा लिया सब, हमारा घर तो बहुत फ्री हो गया, और उसके बाद वो जो चीजें ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं तो वो ठीक है, फर्नीचर ले आया, बेड लिया है। अब एक बहुत पुरानी बात है, एक बार मैं गया था उनके यहाँ, रात को देख के आए, वास्तु समझ में नहीं आ पाया बराबर, बोले हमारा सब कुछ सही है, ये सही है वो सही है, बोले फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, हम तो बहुत परेशान है। मैंने ऐसा करते हैं, रात को समझ में नहीं आ पा रहा है, मैं देख से वापस आऊंगा, मतलब मैंने विजिट किया, वापस से गए वहाँ पर, तो एग्जैक्टली घड़ी के हिसाब से ईशान कोण में उन्होंने लकड़ी का हैवी फर्नीचर बना लिया था, टीवी का शोकेस वगैरह। वो मैंने कहा शोकेस कब बनाया? बोले इससे समय बनाया। मैंने आप परेशान कब से? बोले उसके बाद से। इसको हटाओ एग्जैक्टली मतलब वो मैं 0 से आया था इंदौर में, 0 से सफर शुरू करा, बोले बिल्कुल आगे तक पहुंच गया, सिफर से शिखर तक पहुंच गया था, और पिछले 6-8 महीने के अंदर नीचे आ गया वापस। मैंने आपने पूरा ईशान दबा दिया तो कैसे क्या होगा? पूरा घर सही है, सिर्फ एक ईशान कोण ने उनको इतनी तकलीफ दी जी। डायरेक्ट तो पूरे बोरिंग होता है ना अपने नॉर्थ अपने सॉरी साउथ वेस्ट कॉर्नर, वो बोरिंग सबसे भयानक दोष होता है वास्तु का, क्योंकि उसमें अगर बोरिंग है, वहाँ पानी है, तो आदमी गड्ढे में ही जाएगा, कभी नहीं उभर सकता, दलदल जैसे घुसते जाता है। और वहाँ की जो फीमेल्स है इस फैमिली की बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, इवन उनके बड़े बड़े ऑपरेशन वगैरह, जो यूट्रस वगैरह तक निकल जाती है, कैंसर वगैरह, ये मतलब ये एक्सपीरियंस पूरे हैं सामने के। कौन सा बोला है आपने दिशा? साउथ और वेस्ट कॉर्नर। साउथ वेस्ट कॉर्नर में कभी भी बोरिंग नहीं होती, बोरिंग या होती पानी की, या पानी स्टोर करके रखा, जमीन अंडरग्राउंड वाटर वहाँ पे है, तो निश्चित तौर पर तकलीफ बहुत बढ़ेगी, और उसको वहाँ से बंद करना ही एकमात्र उसका उपाय रहता है जी।
बहुत सारी मुझे लगता है कि वास्तु एक ऐसा शास्त्र है जिसके बारे में हम अगर अभी पूरे दिन भी बातें करेंगे तो मुझे नहीं लगता हम इस